अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री टीचर, और ये आपका चैनल है MWS केमिस्ट्री। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 इसके जो हमारे पास एग्जांपल्स हैं ना इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स के तौर पे, उनको हमने कवर किया था। उसकी हमने सॉल्यूशन को देखा था 1 से 7। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो वो जाके आप सुन सकते हैं। तो उन्हीं से मिलते जुलते हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये पीएच, इसमें हम निकालेंगे, मैं लास्ट पे करवाता हूँ आपको। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 के दो पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ये दोनों ही बफर सोल्यूशन से रिलेटेड है, बफर सोल्यूशंस की पीएच फाइंड करने से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 ये सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आइए हम इसको बाकायदा शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए से। तो देखें हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 23 पार्ट ए है ना, क्वेश्चन नंबर 23 इसका ए पार्ट, इसमें हमें उसने क्या कहा और उसने गिवन डाटा हमें कौन सा दे रखा है, यानी गिवन डाटा कौन सा है और हमसे वो पूछ क्या रहा है। देखें वो हमें कहता है हमारे पास ना एक बफर सोल्यूशन हमने तैयार किया। उस बफर सोल्यूशन में एक वीक एसिड होगा, लाइक वो वीक एसिड यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, C6H5COOH, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर COOH ग्रुप लगाओ, इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं। इसकी जो मोलर कंसंट्रेशन है, यानी इसकी जो मोलैरिटी है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स, वो हमें उसने दे दी है और वो है 0.02 मोलर। ठीक है, हमारे पास एक बेंजोइक एसिड है, उसकी मोलैरिटी उसने हमें दी है कितनी, हाँ ये 0.02 मोलर। अब इसका जो सॉल्ट है COONA, इसको बोलते हैं सोडियम बेंजोएट। अब इसका उसने ना इसकी कंसंट्रेशन नहीं दी, यहां पे उसने एक थोड़ी सी चेंज की है, कंसंट्रेशन की जगह उसने इसका मैस दे दिया 7.2 ग्राम्स। यानी ये हमें क्या गिवन है, मैस ऑफ जो सॉल्ट है सोडियम बेंजोएट, उसका इतने ग्राम्स हमें गिवन है। ओके, अब एक चीज और है इस एसिड की, यानी ये जो बेंजोइक एसिड है, इसकी जो Ka वैल्यू है वो उसने हमें दे दी है, एंड दैट इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻⁻5, 6.4 इंटू 10⁻⁻5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास जो ये वाला एसिड है उसकी Ka वैल्यू है। तो अब हमें क्या क्या रहा है, ये चूंकि एक बफर सोल्यूशन है, बफर की तरह काम करेगा। वो कहते हैं इस बफर सोल्यूशन की आप क्या निकालें, पीएच। तो सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले देखें जो हम पीएच हेंडरसन इक्वेशन के लिए जो हम पीएच निकालने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं, वो पीएच फार्मूला जो बराबर होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ, वो होता है हमारे पास pKa प्लस लॉग, ऊपर आ जाता है हमारे पास सॉल्ट और नीचे एसिड, और दोनों की हम कंसंट्रेशन का लॉग लेते हैं। ये इस तरह से फार्मूला होता है। इसको आप रख लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे हमें इनमें से जो गिवन डाटा है ना, गिवन डाटा में से सिर्फ एसिड की कंसंट्रेशन ये वाली दी है, बाकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन नहीं गिवन, उसका मैस गिवन है, और जो pKa है वो नहीं गिवन बल्कि उसका Ka गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो हमारे पास सॉल्ट के ग्राम्स है ना, इनको हम इसकी कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं। बेसिकली जो नंबर ऑफ मोल्स हैं पर डेसीमीटर क्यूब, 1 लीटर में, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। तो अगर मैं इसके सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ ना सोडियम बेंजोएट के, सो इट क्लियरली मीन्स कि मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता चल गई है। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये, अब हम सोल्यूशन में आ चुके हैं, वो होता है गिवन मैस ओवर में मोलर मैस। ये तो आप फॉर्मूला जानते हो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का। ये मैं किसके नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूँ, सोडियम बेंजोएट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हम पहले निकालते हैं। मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए देखो कार्बन यहाँ पे 6 और 1 7 हैं, तो एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट होता है, यहाँ पे चले मैं इसको लिख देता हूँ, यानी अगर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना चाहते हैं सोडियम बेंजोएट का, तो 6 और 7 कार्बन हुए ना, तो हम 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, क्योंकि एक कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, या मैस नंबर जो होता है। इसके बाद हाइड्रोजन 5 है, तो हर का 1 होगा तो 5, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, यस 32, और 1 सोडियम का 23। तो यूं हमारे पास इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा वो 144 ग्राम्स पर मोल आ जाएगा। ये आप तो कैलकुलेटर से कर लोगे अगर आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। तो ये हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर वेट। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमने, गिवन मैस हमें कितना है, यस वो हमें 7.2 था ग्राम्स में, और मॉलिक्यूलर वेट इसका 144 है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.05 मोल्स, यानी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की जगह मैं कैपिटल M यानी मोलैरिटी लिख रहा हूं।
तो ये बेसिकली हमारे पास, अब ये जो चीज़ आई है बेसिकली ये क्या है, C6H5COONA यानी सोडियम बेंजोएट के ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी उसकी मोलैरिटी है 0.05, ये 1 डेसीमीटर क्यूब में। सो ये जो चीज़ हमें गिवन नहीं थी वो हमने सिंपली यहाँ से फाइंड कर ली, और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमने ये क्या निकाल लिए, यस ये हमने यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट निकाल लिए, एसिड की ऑलरेडी गिवन है। अभी जो हमें चीज़ मालूम करनी वो pKa वैल्यू है, तो Ka वैल्यू हमें गिवन है, तो इसी का अगर हम माइनस लॉग ले लें, माइनस लॉग ऑफ Ka, इसी को हम क्या बोलते हैं, pKa, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम pKa निकालना चाहते हैं, तो हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ pKa, वो होगा माइनस लॉग ऑफ Ka की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻⁻5 है। अब लॉग की प्रॉपर्टी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ, लॉग 6.4 है ना, प्लस ये जो इंटू माइनस लॉग 10⁻⁻5, ये तो मेरे पास आ गया। अब 6.4 का जब आप लॉग लेंगे ना कैलकुलेटर से, तो ये आ जाएगा माइनस 0.81 आना है, -2 के साथ है तो वो मैंने प्लस माइनस माइनस, ये पावर रूल शुरू में 5 -5 पावर शुरू में आएगी तो माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो +5 एंड लॉग 10 का आंसर 1 होगा, तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये 1 हो गया। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 ही रहेगा, माइनस ये करोगे तो ये मेरे पास 4.19, ये हमारे पास क्या आ गई है, pKa वैल्यू ऑफ सोडियम बेंजोएट, सॉरी बेंजोइक एसिड, ठीक है, यानी इस एसिड की pKa वैल्यू आ गई। अब इस फॉर्मूले में इनपुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास pKa कितनी थी, ये अभी निकाली, प्लस लॉग, अब ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन है वो हमें 0.05 ये हमने फाइंड की, और एसिड की गिवन थी ये, तो इसको जब आप डिवाइड करके इसका आंसर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, यस इसका आंसर आएगा 0.39, यानी इस पूरे को सॉल्व करोगे सो द आंसर विल कम्स आउट 0.39। करना कैसे, बहुत सिंपल है, आप 0.05 को 0.02 से डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा उसका लॉग लोगे तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे इसको जब आप सम अप करोगे तो ये 4.58। सो दिस इज द pH ऑफ योर दिस बफर सॉल्यूशन containing molarity ऑफ बेंजोइक एसिड 0.02 एंड उसके सॉल्ट की जो हमें अमाउंट गिवन थी वो इतनी थी, जिसकी हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले यानी मोलैरिटी, तो वो इतनी आ गई थी। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट ए। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 के पार्ट बी पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। ये भी रिलेटेड टू पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन कैलकुलेशन है। देखो हमारे पास एक एसिड है, वीक एसिड, एसिटिक एसिड, जो विनेगर होता है वो इसी का सोल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, तो ये आपको सिंपली पता है। एसिटिक एसिड 0.5 मोलर है हमारे पास, और इसका सॉल्ट जो है सोडियम बेंजोएट वो 0.2 मोलर है। और यहाँ पे उसने एक और हमें ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया न्यूमेरिकल को, उसने pKa वैल्यू दे दी, यानी Ka वैल्यू नहीं दी इसकी, बल्कि इसकी क्या दे दी है, pKa वैल्यू, जो कि डायरेक्ट कैलकुलेशन के बाद हमें निकालनी थी, लेकिन उसने ऑलरेडी डायरेक्टली हमें दे दी है, 4.74 है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो pKa वैल्यू गिवन है, तो कहता है इस बफर सॉल्यूशन की pH निकालो। ये तो एक पार्ट हो गया। फिर वो कहता है अगर इसमें हम 0.1 मोलर NaOH ऐड करेंगे तो नई pH क्या हो सकती है, यानी इसी बफर सॉल्यूशन के अंदर अगर हम 0.1 मोलर NaOH डालेंगे तो क्या pH पे फर्क आएगा। और pH जब हमने 0.1 मोलर HCl इसमें ऐड करना, यानी इस न्यूमेरिकल में वो आपको ये बताने की कोशिश करेगा कि किस तरह से बफर जो होता है ना अपनी pH में रेजिस्टेंस करता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस के हम ऐड करते हैं। तो इसलिए एक्स्ट्रा चीजें उसने पूछी हुई हैं। तो सॉल्यूशन में आते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो हेंडरसन इक्वेशन का हम यूज करेंगे pH निकालने के लिए। तो pH क्या होती है हमारे पास, pKa प्लस लॉग, ऊपर सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी और नीचे हमारे एसिड की आ जाएगी। सो दैट इज द फॉर्मूला फ्रॉम विच वी कैन कैलकुलेट pH ऑफ द गिवन बफर सॉल्यूशन। सो pH pKa है 4.74 प्लस लॉग, ऊपर सॉल्ट है 0.2 के साथ और नीचे 0.5 मोलैरिटी के साथ हमारे पास एसिड की कंसंट्रेशन मौजूद है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इस वाले सारे का ना कैलकुलेशन करने, यानी यूं समझ लें यहाँ पे आ जाना है लॉग
0.4। अब जो log 0.4 है उसका आंसर हमारे पास नेगेटिव में आएगा और वो आएगा 0.93। तो 4.74 माइनस 0.93 आ जाएगा। ये किसका आंसर आया? यस, ये जो हमने log 0.4 लिया ना, 0.4 यहां से आया। 0.2 को 0.5 से डिवाइड करें तो 0.4 आता है, 0.4 का log लें तो माइनस 0.39 आता है। अब जब हम इनको सम अप करेंगे, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 4.35। हमारे पास आ गया 4.35। ये किसकी पीएच आ गई? यस, ये हमारे इस बफर सॉल्यूशन की पीएच आ गई, जिसमें एसिड की मोलैरिटी इतनी, उसके सॉल्ट की इतनी और pKa इतनी थी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसके इस पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पे, कि अगर हम इसमें 0.1 मोलर NaOH ऐड करें। अब एक बात याद रखें स्टूडेंट, हमारी बुक में भी ये चीज़ लिखी हुई है, अगर हम ना 0.1 मोलर NaOH सोल्यूशन पानी के अंदर, पानी की अगर न्यूट्रल pH 7 ली जाए डिस्टिल वाटर की, इतनी मोलैरिटी का NaOH अगर हम पानी के अंदर डालें ना, तो पानी की pH 7 से बढ़ के 12 हो जाएगी। यानी ये pH को इतना अल्टर कर देगा, क्योंकि NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, तो pH बढ़ा देगा, यानी 7 से 12 कर देगा अगर 0.1 मोलैरिटी का NaOH हम 7 pH वाले वाटर, डिस्टिल वाटर में डालें, जो कि बफर सॉल्यूशन नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे कि यही 0.1 मोलर NaOH अगर हम इस बफर सॉल्यूशन में ऐड कर दें, जिसकी pH हमारे पास कितनी आ चुकी है? 4.35, तो क्या इसकी भी इतनी बढ़ेगी जैसे पानी की 7 से 12 हो गई, यानी 5 pH बढ़ी? तो देखते हैं। सबसे पहले तो देखो NaOH है, NaOH क्या करेगा? एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। देखो ये हमारे पास जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन है उसमें एसिड कितना है? 0.5, तो 0.5 में से 0.1 एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये वाला। तो पीछे एसिड की कंसंट्रेशन कितनी बची? यस, वो बच गई 0.4 मोलर। अब ये बात यहां पे आपको पता होनी चाहिए कि जो हमने बेस डाली है NaOH, इसमें से OH नेगेटिव आयंस आएंगे और एसिड के H पॉजिटिव आयंस आएंगे, ये मिलके वाटर बना देंगे, जिसको हम न्यूट्रलाइज बोलेंगे। पीछे इसका बचा है ये वाला, यानी एसीटेट आयन, ये क्योंकि H पॉजिटिव तो इसका यूज हो गया, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का Na पॉजिटिव बचा। ये आपस में मिलके CH3COO Na बना देंगे, तो ये कितना बनेगा? 0.1 मोलर। तो इसका मतलब जो सॉल्ट है वो 0.1 मोलर बढ़ जाएगा, ठीक है, और जबकि एसिड 0.1 मोलर कम हो जाएगा। तो पीछे जो हमारे सॉल्ट की कंसंट्रेशन है, हाँ जी, वो अब कितनी बच गई? वो बच गई 0. बल्कि बढ़ गई कितनी? 0.2 से बढ़ के कितनी होगी? 0.3 मोलर। अब वो कहता है ये जो अब बफर सॉल्यूशन बनेगा, इसकी pH निकालो। अब चूंकि हमने 0.1 मोलर NaOH डाला अपने बफर सॉल्यूशन में, अब देखते हैं कि pH में कितना चेंज आया। तो इसके लिए अगेन वही फॉर्मूला है pH निकालने के लिए, pKa वो कितनी है? 4.74, वो तो एसिड की चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट वैल्यू। अब जो नई कंसंट्रेशंस हैं वो पुट कर दें, 0.3 सॉल्ट की, लॉग पहले लिख लें, और एसिड की कितनी है? 0.4। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, ये तो हो गया 4.74, अब प्लस करके अब लॉग, इसका जब हम आंसर लेंगे दोनों का लॉग लेने के बाद, यानी सारा टोटल आंसर 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.4 से, फिर उसका लॉग लेंगे, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है -0.15, ये इंटू -0.15 कह रहा हूँ, सॉरी 12, ये हमारे पास आंसर आया जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यस, अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, बाकी तो कैलकुलेशन आपने करनी है। तो यहां पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो बेसिकली आ रहा है 4.62। सो दैट विल बी द न्यू pH when we add 0.1 molar NaOH in this buffer solution। तो देखो कितनी pH में इजाफा हुआ है। नॉर्मल कितनी थी जो इस बफर सॉल्यूशन की पहले थी? 4.35। तो बड़ी है ना, बेस डाली है तो बड़ी है। कितनी बड़ी है? 4.62 हो गई है, तो पॉइंट्स में बड़ी है, 0.3 बढ़ गई होगी अगर आप कैलकुलेट करें तो, या 0.28 राउंड अबाउट दिस वन। लेकिन अब यही हम NaOH अगर पानी में डालते तो pH 5 बढ़ जानी थी, यानी उसे 7 से 12 हो जाना था। तो देख लें कितना बफर सॉल्यूशन रेजिस्ट कर सकता है। तो इसी तरह की अगर हम 4 एडिशन और करें ना 0.1 मोलर वाली, तो अभी 0.4 मोलर और पड़ा है, तो यहां तक ये रेजिस्ट करता रहेगा। फिर अगर और हम इससे भी ज्यादा ऐड करेंगे तो फिर ये रेजिस्ट करना छोड़ देगा, इसकी कैपेसिटी इतनी होगी, दैट इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो इस न्यूमेरिकल का जो अगला पार्ट है उसमें ये है, आपने बताना है कि pH कितनी होगी जब हम 0.1 मोलर इसमें HCl ऐड करेंगे। तो ये मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं। देखें
अब जब आप एसिड ऐड करोगे तो ऑब्वियसली जो आपका एसिड है ये वाला, जो कि पहले 0.5 मोलर था, अब वो बढ़ के कितना हो जाएगा, ये मैं क्या कर रहा हूं, व्हेन 0.1 मोलर HCl एडेड टू दी बफर सोल्यूशन हैविंग pH दिस वन, उसी बफर में हमने तो ये जो है वो बढ़ के 0.6 मोलर हो जाएगी। 0.5 पहले थी ना जो नॉर्मल हमने ली थी, जहां से स्टार्ट लिया था, तो बढ़ के कितनी हो जाएगी 0.6 मोलर, क्योंकि एसिड डाला, एसिड से पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे, तो जो इसका सॉल्ट है वो मजीद कम हो जाएगा। पहले वो कितना था 0.2 मोलर, अब वो कितना रह जाएगा 0.1 मोलर, तो pKa वैल्यू तो उतनी रहेगी ना, दैट विल बी 4.74। तो अब हम इसकी नई pH निकालेंगे, उसके लिए अगेन फॉर्मूला pKa प्लस लॉग, ऊपर सॉल्ट आ जाएगा और नीचे हमारे पास एसिड, और ओवरऑल इनकी कंसंट्रेशन हम यहां पे ले रहे होंगे। तो pKa वही है 4.74 प्लस करके लॉग, ऊपर अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 0.1, नीचे 0.6, इसको आप डिवाइड करोगे, उसका आपने लॉग ले लेना है। तो मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख दूंगा, तो इसकी वैल्यू आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे सारे को तो -0.77 आएगी। इसको जब इसमें से आप माइनस करोगे द आंसर विल कम्स आउट 3.96। तो नई pH कितनी आ गई 3.96, कितनी 3.96। अब आप चेक करो कि pH में जो कमी हुई है, एसिड डाला है ना तो कमी होनी है ऑब्वियसली, 0.1 मोलैरिटी का HCl, तो कितनी की कमी हुई है 4.35 से इतना कम हुआ। और अगर आप यही एसिड 0.1 मोलैरिटी का नॉर्मल वाटर या ऐसे सोल्यूशन में डालते जो बफर ना होता जैसे कि पानी, तो जब आप इसको पानी में डालते तो पानी की pH 7 से कम होके 2-3 पे आ जाती, 2 पे 3 पे यहां तक चली जाती। तो ये थी इस बफर की कैपेसिटी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 23 का पार्ट बी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। आई रियली होप कि दोनों जो आपको न्यूमेरिकल्स हैं समझ आ गए होंगे। अभी हम मूव करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 23 के 2 पार्ट्स थे, 2 न्यूमेरिकल्स। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जो सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है, चैप्टर नंबर 8 का। और ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर करवाई थी ना 6 अपने प्रीवियस लेक्चर में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो ये बिल्कुल उसी जैसा है, देखो, बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान है। यहाँ उसने डायरेक्ट सॉल्युबिलिटी हमें दे दी है, वहाँ पे उसने ग्राम्स में हमें सॉल्युबिलिटी दी थी, तो उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स में यानी मोलैरिटी टर्म में खुद निकाला था। यहाँ पे उसने ऑलरेडी इसको मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में दे दी है, CaF2 यानी कैल्शियम फ्लोराइड जो हमारे पास है, ये वीक हमारे पास बहुत ही पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये बहुत ही कम सॉल्युबल हो रहा है एट गिवन टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इसकी सॉल्युबिलिटी इतनी आई है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब या मोलैरिटी मोलर। तो वो कहता है इसकी KSP वैल्यू निकालो। तो हमें पता है, अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो KSP अगर हमने निकालना है तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए। यस, अब जो KSP है उसके लिए हमें पहले इसकी केमिकल इक्वेशन में जो आयंस की कंसंट्रेशन है वो पता होनी चाहिए। तो वो क्या होती है हमारे पास, बेसिकली पहले मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करके लिख देता हूँ। CaF2 हमारे पास बनेगा Ca पॉजिटिव 2 प्लस में 2F नेगेटिव। तो अब आपको यहाँ से सारी समझ आ जानी है, इसको थोड़ा सा मैं खुला करके लिख देता हूँ ताकि समझ क्लियरली आ जाए। 2F नेगेटिव। अब जो हमारे पास टाइम जब 0 होगा, यानी अभी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ, तो ये इनकी कंसंट्रेशन अभी 0 होगी आयंस की। तो ये सारा ही पड़ा होगा, यानी जो हमने लिया है 2.05 × 10⁻⁵ 4। जब टाइम इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा तो फिर क्या होगा, ये कैल्शियम आयंस कितने बनेंगे, डेफिनेटली ये बनेंगे 2.05 × 10⁻⁻4, और ये 2 × 2.05 × 10⁻⁻4, ये हमारे पास जब टाइम किसको अप्रोच करेगा, इक्विलिब्रियम को। तो ये बना हमारे पास, ठीक। अब आपने ना जस्ट करना है क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आंसर 4.1 आएगा। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर 4.1 × 10⁻⁻4 आएगा, और ये तो इतना ही रहेगा। इतना एक काम एक दफ़ा आप कर लोगे। अब यहाँ पे हमें इस इक्वेशन की KSP वैल्यू लिखनी है इसी की, तो वो क्या आ जाएगी, यस, इसके आयंस की कंसंट्रेशन रेज टू पावर, उनके जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स होते हैं उनको आपने पावर में लिख देना है। तो इसका 1 है, क्योंकि कैल्शियम आयन यहाँ पे 1 आ रहा है ना, 1 मोल, इसके साथ 2 हैं, तो यहाँ पे F नेगेटिव इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये तो आपने पढ़ा है ना, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैं करवा चुका हूँ आपको। तो कैल्शियम आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो ये बनी है,
2.05 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 4. हाँ जी, ये बना 1 था इंटू 10⁻⁻⁴. जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, ओनली सॉल्व दिस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा. डायरेक्ट मैं आंसर लिख देता हूँ 3.4 इंटू 10⁻, थोड़ा बारीक लिखा हुआ, -11. 3.4. आप कहोगे सर नकलें मार रहे हैं. बेसिकली ये सारा कैलकुलेटर का काम है, तो अगर मैं ये काम कैलकुलेटर से यहाँ पे करने लग जाऊँ तो YouTube पे इस लेक्चर की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी. पहले ही मैं जो शॉर्ट्स ले रहा हूँ यहाँ पे, जब एक न्यूमेरिकल ख़त्म हो जाता है तो मैं बंद कर देता हूँ लेक्चर को, ताकि मैं जब नया शॉर्ट लूँ तो उसमें ये सारा इरेज करने में और वो सारा, तो मुझे वो कट ना करना पड़े. ठीक है जी, या आपके जो वीडियो की लेंथ है वो बड़ी ना हो जाए, तो इसलिए मैं इसको शॉर्टकट करके जो है वो सारा यहाँ पे बता रहा हूँ. लेकिन बेसिकली आपको यहाँ पे समझ आनी चाहिए. जो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ यहाँ पे सिंपल है, चीज़ें बहुत आसान है. अगर आप इसको एक दफ़ा खुद करके देख लोगे ना तो बाकी सारी कैलकुलेशंस हैं. समझना सिर्फ यहाँ तक ही होता है, आगे तो सारी कैलकुलेशन होती है. So that's it about your question number 24. Now we will move towards question number 25. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बहुत सिमिलर है आपकी जो एग्जांपल नंबर 7 थी जो मैंने आपको करवाई उससे. यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर क्रोमेट. Ag2CrO4 को हम सिल्वर क्रोमेट कहते हैं. ठीक है जी, तो सिल्वर क्रोमेट, या ये क्रोमेट आयन का तो आपको पता है डाइक्रोमेट भी होते हैं Cr2O7, तो यहाँ पे ये क्रोमेट आयन है. तो सिल्वर क्रोमेट की जो हमने सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे फाइंड करनी है. तो सॉल्यूशन में आते हैं इसके. देखो सबसे पहले हमें वही इक्वेशन लिखनी होती है इसकी. तो Ag2CrO4 ये जब आयोनाइज होगा तो 2Ag पॉजिटिव आयंस बनेंगे सिल्वर आयंस, और एक यहाँ पे क्रोमेट आयन बनेगा, क्योंकि क्रोमेट आयन एक ही पे -2 चार्ज होगा. तो अगर टाइम यहाँ पे 0 है तो ये 0 बने, ये भी 0 बने. तो जब टाइम किसको अप्रोच कर जाएगा, इक्विलिब्रियम को, तो इसकी सॉल्युबिलिटी को मैं S लिख देते हैं. इसके साथ नंबर ऑफ मोल्स 1 हैं, तो S के साथ और कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, सिंपली S लिखोगे. यहाँ पे 2S लिखेंगे हम, ये क्योंकि यहाँ पे 2 है, इसका जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. सो अब हमें यहाँ पे सिर्फ सॉल्युबिलिटी फाइंड करनी. तो KSP का फॉर्मूला हमें पता है. KSP कैसे आएगा, 2Ag पॉजिटिव आयंस, यानी Ag पॉजिटिव आयंस का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा इस तरह से, और हमारे पास जो क्रोमेट आयन है उनका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि उसका नंबर ऑफ मोल एक ही था यहाँ पे. ऑलराइट, तो ये हमारे पास बना. तो इसकी वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, यानी इनकी कंसंट्रेशन थी 2S, तो ये हमारे पास 2S आया और ये था हमारे पास S, और जो KSP वैल्यू थी वो यहाँ पे गिवन है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, वो थी 2.6 इंटू 10⁻⁻². अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं है. इसका स्क्वायर भी था, सॉरी, यहाँ पे इसका स्क्वायर भी आना है. देख रहे हैं ये स्क्वायर भी है, तो इसको सॉल्व करें आप. ये हो गया 4S² इंटू S, यहाँ पे 2.6 इंटू 10⁻², तो ये 4S³ हो जाएगा. 2.6 इंटू 10⁻², ये 4 इधर आके डिवाइड होगा, -2 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू S³, है ना, यही बनेगा. इसका आंसर मैं देख लेता हूं. इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी, यस, 6.5 इंटू 10⁻⁻3. तो S³ का आंसर आया 6.5 इंटू 10⁻⁻3. इसको सॉल्व करने के बाद, यानी 2.6 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो जो आंसर ये आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेटर से आ जाएगा. बहुत सिंपल है. अब आपने ना इसका क्यूब रूट ले लेना है जस्ट, क्योंकि यहाँ से क्यूब खत्म करना है ना आपने. तो S³ का क्यूब रूट लेंगे, यानी पावर 1/3, तो इधर भी इंटू 10⁻⁻3 की पावर 1/3. तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा जी, यस, ये 0.186 आएगा, 0.186, और ये आगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, या आप सिंपली कैपिटल M लिख दो. सो दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सिल्वर क्रोमेट सॉल्ट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज वी हैव गिवन दिस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैल्यू, और हमने ये इसकी सॉल्युबिलिटी फाइंड की. अब जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो छोटे छोटे हैं, 4 हैं. इसके आगे पार्ट्स बहुत आसान है, पीएच सिर्फ कैलकुलेट करनी है. तो आइए अब हम इनको देख लेते हैं. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा शुरू हो गया, लेकिन ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर का, ये लेक्चर नंबर 2 है, इसका एक अगला पार्ट भी है जो इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे मुश्तमिल है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 ये 3 रह गए. वो लेस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वो पेपर में आ सकते हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा
न्यूमेरिकल आना है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो कवर करवा देता हूँ। तो चूँकि लेक्चर की लेंथ फिर बढ़ जानी, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में रखा है। तो pH ऑफ 10⁻⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो देखो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। अब pH नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस होता है, ये तो आपको पता है। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ जान लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये 100% आयोनाइज हो जाता है, 100% ये डिसोसिएट हो जाता है। यानी जितनी आप कंसंट्रेशन लोगे उतना ही ये डिसोसिएट हो जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे बात करनी है, टाइम जब ज़ीरो था तो ये ज़ीरो ही होंगे। जब टाइम इक्विलिब्रियम को अप्रोच कर जाएगा तो ये 10⁻⁻⁴ बनेंगे और ये भी 10⁻⁻⁴ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो आगे 7 यूनिट आ जाएगा। तो चूँकि हमने pH निकालनी है, वो नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन है। तो H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन हमारे पास ये वाली है, इसके नीचे देखें 10⁻⁻⁴। तो 10⁻⁻⁴ यहाँ पे लिखेंगे, -4 इधर आएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, इंटू लॉग 10 करेंगे। अब लॉग 10 1 होता है, तो आंसर विल बी 4। तो इस सोल्यूशन की जो pH है वो कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अब इस पे आ जाते हैं, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेस होती है, लेकिन हमने इसकी भी क्या निकालनी है, pH। तो कोई इशू नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। सोल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिखें BaOH2, ये भी 100% आयोनाइज हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे Ba पॉजिटिव 2 आयंस और प्लस में 2 हाइड्रोक्सिल आयंस, अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन इसको देखते हुए ये बनेगा हमारे पास। तो जब टाइम हमारे पास 0 होगा, ये 0 0 बनेंगे, टाइम इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा, देन हमारे पास ये 10⁻⁻⁴ और ये बनेंगे 2 × 10⁻⁻⁴ हाइड्रोक्सिल आयंस 2 × 10⁻⁻⁴ बनेंगे। ये बात आपने याद रखनी, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट इसका 2 है। अब ये बेसिकली हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन है, ये वाली ये। तो अब हम यहाँ पे पहले POH निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि pH और POH को अगर हम सम करें तो इसका आंसर 14 आता है। एंड पे हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बहुत सिंपल है। तो POH यहाँ से निकल सकती है, वो निकाल लें, क्योंकि हमने तो pH फाइंड करनी है ना। ये देखें, तो POH के लिए हम लिखते हैं माइनस लॉग ऑफ के OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, यूं। अब माइनस लॉग इसकी कंसंट्रेशन है 2 × 10⁻⁻⁴। अब सॉल्व करने का तरीका ये है, log 2 अलग कर लो और ये प्लस, ये देखें ना, मैं इसको, ये तो माइनस है, प्लस ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अलग हो जाएगा। तो माइनस लॉग 10⁻⁻⁴ यूं हो जाना है। लेकिन ये जब -4 ने इधर आना है ना, यहाँ पे बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा था, तो लॉग की प्रॉपर्टी इसको प्लस करना था, लेकिन वो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। लेकिन ये जब पावर माइनस नीचे आएगी यहाँ पे, तो ये +4 ही बन जाना है। तो +4 log 10 बचना है यहाँ पे। इसका जब आप लॉग लोगे तो सारा सोल्यूशन के बाद ओवरऑल मैं इसका सोल्यूशन आपको बता देता हूँ। सारा कुछ जब आप सॉल्व करोगे तो POH हमारे पास 3.698 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3.698 ये हमारे पास क्या आ गई है, POH। अब इसे हमने फाइंड क्या करनी है, यस हमने फाइंड करनी, मेरा ख्याल है कि कर लोगे आप, जो मैं आपको बात समझा रहा हूँ। तो pH हमने फाइंड करनी है, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। देखो यहाँ पे आप क्या वैल्यू पुट कर दोगे, यही वाली 3.698, इसको दूसरी तरफ जाके सब्सट्रैक्ट कर दोगे, यानी माइनस कर दोगे, तो हमारे पास pH की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल कम्स आउट आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 10.302, एंड दैट विल बी द pH ऑफ दिस गिवन बेस। ठीक है जी, तो हमारे पास इस तरह से pH आ जाएगी। अब इसके 2 पार्ट्स और हैं, अभी हम कर लेते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है, उसमें वो हमें कह रहा है हमारे पास एक एसिड है H2X। तो वो कहता है ये जो एसिड हमारे पास H2X है ना, ये 50% डिसोसिएट होता है, यानी ये 100% डिसोसिएट नहीं होता। तो आप वो कहता है इसकी pH निकालो, pH आप फाइंड करो। इसके सोल्यूशन के लिए ना हम एक तरीका अडॉप्ट करते हैं। देखो आप H2X लिखो यहाँ पे, ये अगर फुली आयनाइज होता है तो इससे 2H पॉजिटिव आयंस बनने थे और प्लस में X नेगेटिव आयंस बनने थे, अगर ये मुकम्मल आयोनाइज होता तो। ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन उसने कितनी दी है, 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, यानी टोटल कंसंट्रेशन 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है। जैसे प्रीवियस में हमारे पास 10⁻⁻⁴ था, तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितनी है,
1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अगर तो 100% डिसोसिएट मान लें हम, कितना 100%, तो यहाँ पे ये 2 हमारे पास 2H पॉजिटिव आ रहे हैं ना, तो यहाँ जब टाइम 0 होता है तो फिर ये 0 होने थे, ये भी 0, जब टाइम किसको अप्रोच कर जाना था, इक्विलिब्रियम को, तो ये कितने बन जाने थे, डेफिनेटली ये बन जाने थे 2 × 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, और ये तो 1 नहीं बनने थे ना क्योंकि ये इसके नीचे, तो ये 0 वाला तो छोड़ दें, जब इक्विलिब्रियम को अप्रोच करेगा तो ये होना था, यानी 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए था। अगर क्या होता, 100% डिसोसिएट होता। तो यही चीज़ अगर कितने % डिसोसिएट होती, 50, जो कि हमें गिवन है, 50% डिसोसिएट हो रही है, डिसोसिएट, तो फिर हमारे पास क्या बनता, फिर ये हमारे पास ये जो 2 है, यानी 2 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ये हाफ रह जाता तो कितना बनता, 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो अब ये इसका आपने नेगेटिव लॉगरिथम लेना है, तो पीएच निकालनी है, ये H पॉजिटिव आयंस की अब कंसंट्रेशन आ गई ना 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, पहले कितनी आ रही थी 2, अगर हम क्या लेते, अगर हम 100% डिसोसिएशन मानते इसकी, लेकिन 100% तो नहीं होनी, उसने बता दिया 50% होनी है, तो उसके मुताबिक आप माइनस लॉग इंटू यहाँ पे क्या लिखोगे, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन, तो वो कितनी है, वो 1 है, तो माइनस लॉग इंटू 1, और लॉग 1 0 होता है, तो पीएच क्या आ जाएगी यहाँ पे 0, सो ये इसकी पीएच आ गई। इसी तरह का जो थर्ड है हमारे पास, फोर्थ, वो कहता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है NH4OH, और कहता है सिर्फ 1% डिसोसिएट होता है, और कितना लिया है उसने, ये डिसोसिएट लिया कितना है उसने, हाँ जी, ये भी 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, यानी 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब में से सिर्फ कितना डिसोसिएट हो रहा है, 1%, और वो कहता है इसकी भी पीएच निकालो। तो देखो इसमें भी आप इक्वेशन पहले लिख लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड आपने लिख ली, इसे बने अमोनियम आयंस, और प्लस में क्या बने, हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अगर हम 100% डिसोसिएशन मानते हैं, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100% डिसोसिएट हो रहा है, तो फिर अमोनियम आयन, अब देखो ना अमोनियम आयन हमारे पास जो बनेंगे वो एक ही बनेगा, क्योंकि 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब है, और ये सॉरी अभी मैं आपको 100% के मुताबिक बता रहा हूँ, OH नेगेटिव आयंस भी कितने बनेंगे, 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, साथ में मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब भी आ जाएगा। तो अगर ये मैं 1% मान लूँगा, है ना, तो 1% का मतलब होता है 1 डिवाइडेड बाई 100, 1%, 1 डिवाइडेड बाई 100, तो इसको भी आप 100 से फिर डिवाइड कर दोगे, दी आंसर विल बी 0.01 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ये कब है, जब 1% डिसोसिएट होगा। हाँ जी, ठीक है। अब आप पहले POH निकालोगे, और POH आपको पता क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस कंसंट्रेशन, इस तरह से, तो माइनस लॉग यहाँ पे 0.01 आ जाएगा, यहाँ तक मेरे ख्याल में। अब ये जो 0.01 है, इसको हम 10 की पावर -2 भी लिख सकते हैं, अगर आपको प्रीफिक्स सॉल्व करने आते हैं तो यहाँ पे जब मैं इसका माइनस लॉग लूँगा 10⁻⁻2 का, तो सारा सॉल्व करने के बाद हमारे पास इसका आंसर 2 आ जाना है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, POH की। अब आपको पता है PH प्लस POH कितना होता है, 14 होता है, तो बताएं क्या आंसर आ जाएगा, सिंपल, इसका आंसर 12 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस होगा, तो 12 आंसर आएगा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चंस कवर किए 22, 23, 24, 25 आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में मैं क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 को एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे इजाज़त दें, और जिनको इसकी ज़रूरत है उनके साथ ये शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।